हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शियर के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने बीम के बारे में पढ़ा, बीम के टाइप्स, सिंगली रिइंफोर्स बीम, डबली रिइंफोर्स बीम, देन टी बीम। टी बीम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे शियर के बारे में। शियर का मतलब क्या है कि बीम में जो ऐसा कि हम लोग रिइंफोर्समेंट, सपोज हमारा ये बीम है, इस बीम में हमने जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, जिसको टॉप बॉटम में भी हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। जैसा कि बीम में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, काम हो रहा होगा, घर में भी जानते होंगे कि बीम में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ही नहीं दिया जाता, इनको अपने पोजीशन में रहने के लिए इसमें शियर बीम भी दिया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टीरअप्स। ठीक है, जिसको कहा जाता है स्टीरअप, जो कि सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर बीम तो नहीं होता, सॉरी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जो स्टीरअप्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीम को, बीम के जो बार्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, उसको अटैच करके रखने में यूजफुल होते हैं। एंड सेकेंड, जो इस पर लोड आता है तो इसे बकल होने में, बेंड होने में, डिफ्लेक्शन होने में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इसे डिफ्लेक्शन नहीं होने देते हैं। तो इसी इसी को कहा जाता है शियर इन्फोर्समेंट। इसी के बारे में हमको पढ़ना होगा कि ये हमें जो प्रोवाइड करना है, ये जो शियर इन्फोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये जो शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कितना डायमीटर का होना चाहिए, इस ये बार्स, और इस दो शियर इन्फोर्समेंट के बीच का गैप कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, किस कंडीशन में हमें कितना शेयर इन्फोर्समेंट देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो देखिए, बीम पर तीन तरह के टोटल शेयर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तीन तरह के शेयर फोर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला वह शेयर फोर्स जिसको हमने कहा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। और दूसरा कहा हमने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और तीसरा कहा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये तीनों को ध्यान से समझेंगे क्या होता है। देखिए, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि बीम, जो हमारा बीम डिजाइन किया गया है, उस बीम को तोड़ने वाली ताकत कितनी है, ये है उसको बीम को तोड़ने वाली ताकत। मतलब बीम पर जो लोड आ रहा है, बीम पर लोड किसका आता है, स्लैब का। स्लैब पर लोड किसका आता है, जो भी डेड लोड है स्लैब का खुद का, और उस पर जो लाइव लोड आ रहा है वो लाइव लोड, दोनों को मिला करके वो लोड कहाँ जाएगा, बीम पर ट्रांसफर करेगा। बीम किस पे करेगा, कॉलम पे करेगा। तो ये जो हमारी ताकत है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ये उसको तोड़ने वाली ताकत है बीम को, यानी बीम पर मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई किया जा रहा है, ये वो चीज़ बताता है, जिसको हम लोग टाउ भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो बीम में कंक्रीट लगा हुआ है उसका स्ट्रेंथ कितना, उसका शियर स्ट्रेंथ कितना है, मतलब इस बीम को बचाने वाली ताकत, इसको कहते हैं बचाने वाली ताकत, जिसको कहते हैं टाउ सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गई तोड़ने वाली ताकत, ये हो गई इसको बचाने वाली ताकत। अब हमारे पास में आता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब उस बीम को बचाने वाली मैक्सिमम ताकत कितनी है, तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको टाउ सी मैक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के फोर्स के बारे में, तीन तरह के स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में हमें जानना है। अगर ये तीन चीज़ें आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं एक, तो जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, जिसको टाउ भी से डिनोट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो है टाउ भी इक्वल टू वी यू डैश बाई बी डी। अब देखिए, वी यू होता है शियर फोर्स। ये शियर फोर्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन अगर डिजाइन करने के लिए दे दिया शियर इन्फोर्समेंट का, तो ये वी यू की वैल्यू वहाँ पर आपको गिवन होगी। या फिर अगर ये वी यू नहीं गिवन है तो जो लोड अप्लाई हो रहा है स्लैब पर, वो लोड आपको दिया होगा, वहाँ से शियर फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यू डी एल है तो डब्ल्यू एल बाई टू का वैल्यू हम लोग लगाएंगे, पॉइंट लोड डब्ल्यू बाई टू, जैसा कि पहले रिएक्शन के हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालते थे शियर फोर्स का, वैसे हम लोग यूज करके शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ये शियर फोर्स जो होगा वो अल्टीमेट शियर फोर्स नहीं होगा, वो सर्विस शियर फोर्स होगा। देन अल्टीमेट फाइंड करने के लिए हमको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको बी यू की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। सेक्शन जो है बी और डी, जो कि उसकी विड्थ और आपको डेप्थ जो बताता है, ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी रहेगी, क्योंकि जिस बीम का हम डिजाइन कर रहे हैं वो ऑलरेडी बीम जो होता है डिजाइन हुआ रहता है। ठीक है, उसमें हमको डिजाइन करना होता है शियर इन्फोर्समेंट का। तो बात करते हैं यहाँ पर हमें ये वैल्यू दे रहती है किसकी, वी यू हमें पता रहता है एंड बी डी भी पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टाउ भी निकाल सकते हैं। टाउ सी की जो वैल्यू है ये आई एस कोड में टेबल नंबर 19 IS 456 में दिया हुआ है। या तो वहाँ से पिक कर सकते हैं,
यहाँ ये वैल्यू ये यहाँ से टेबल 19 से पिक करने के लिए आपको 2-3 कंडीशन यहाँ पर मालूम होने चाहिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वहाँ से टाउ सी की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर टेबल से नहीं ले सकते हैं, टेबल से अगर नहीं ले सकते हैं तो हम वी यू बट्टा में बी डी निकाल सकते हैं, जो कि उस कंक्रीट का अपना शियर स्ट्रेंथ होगा। कंक्रीट को अपना शियर स्ट्रेंथ जो होता है कि कंक्रीट का कितना स्ट्रेंथ से कितना लोड वो बेयर कर सकता है, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेबल में भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा या फिर खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंक्रीट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कितना होता है, मैक्सिमम बचाने वाली ताकत कितनी है, तो वो आती है, ये कहीं वैल्यू आपको दी नहीं है, टेबल कोई भी कोड में नहीं दिया हुआ है, तो 0.625 अंडर के ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तीनों वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। अब आगे करना क्या है मतलब कि देखिए एक चीज़ और कि ये जो टाउ भी की हमने जो वैल्यू बताई ये यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए। यूनिफॉर्म डेप्थ का मतलब कि अगर बीम आपका यूनिफॉर्म सेक्शन में है, जिसको प्रिज्मेटिक कहा जाता है, जिसका डेप्थ जो है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन वो सेम है, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म। अगर ऐसा कंडीशन में है तो हम लोग इस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये प्रिज्मेटिक नहीं हुआ, नॉन प्रिज्मेटिक हुआ, मतलब कि डेप्थ उसका वेरी कर रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा फॉर्मूला जो है चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी टैन बीटा बटा में बी डी। ये वेरिंग डेप्थ के लिए होता है कि डेप्थ जिसका थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो डिज़ाइन करना होता है शियर फोर्स का, हमें जो डिज़ाइन करना है जिस फोर्स का, उसको कहा जाता है वी यू एस से डिनोट किया है। जिस फोर्स के लिए हमें डिज़ाइन करना है शियर फोर्स को, उसको डिनोट किया है किससे, वी यू एस से। अब देखिए बीम पर लगने वाली ताकत है क्या, टाउ भी। बीम का अपना स्ट्रेंथ जो है वो है क्या है, टाउ सी। मतलब हमको बचा हुआ कितना हो गया जिसके लिए हमको डिजाइन करना है, तो बचा हुआ वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो टाउ भी में से टाउ सी को हम माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि तोड़ने वाली ताकत अगर ज़्यादा होगी या फिर बचाने वाली ताकत ज़्यादा हुई तो हमें डिजाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तोड़ने वाली ताकत अगर ज़्यादा हुई तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा। कितना से डिजाइन करना पड़ेगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमें डिजाइनिंग स्ट्रेंथ होगा, जिसके लिए डिजाइन हमें करना चाहिए, वो फोर्स कितना होगा, तो उसको डिनोट करते हैं वी यू एस से। वो वी यू एस होगा टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू में बी डी। ठीक है, यहाँ से दोनों ही क्या है, वी यू की वैल्यू यहाँ से देखने को मिलती है, तो यहाँ से हम लोग वी यू एस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, करना ये है, केस कैसा बन रहा है। पहला केस हमने डिस्कस किया कि अगर टाउ भी लेस देन है टाउ सी बाई 2 से। देखिए टाउ भी क्या बोले, तोड़ने वाली ताकत, और ये है बचाने वाली ताकत। अगर आपको बचाने वाली ताकत ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है जैसा कि ग्रेटर दिखाए हैं, और ये तोड़ने वाली ताकत कम है, तो क्या हमें यहाँ डिजाइन करने की ज़रूरत है, हमें डिजाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, जी नहीं, हमें बिल्कुल भी डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कंक्रीट का खुद ही आप अगर खुद ही 10 किलो वजन सह सकते हैं और आपको 2 किलो वजन कहा जाएगा लेकर चलने के लिए, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका 10 किलो ही कैपेसिटी है वजन उठाने का और आपसे कहा जाएगा 12 किलो वजन लेकर के चलें, तब आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए जिसके हेल्प से आप वो सामान को कहीं आप ले जाएं। या तो आप किसी व्हीकल का डिमांड करेंगे या फिर किसी और भी चीज़ों का डिमांड करेंगे जिससे आपको सहायता हो उस चीज़ को ले जाने के लिए। तो सेम केस यहाँ अप्लाई होता है, मतलब कि तोड़ने वाली ताकत यहाँ पर क्या है, कम है, और बचाने वाली ताकत यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग को शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, उसको बांधने के लिए कुछ चाहिए, तो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड जब करेंगे, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट जब प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो स्पेसिंग होता है वो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से, जहाँ पर एस भी होता है एरिया ऑफ जो प्रोवाइडिंग हमारा शियर स्टीरअप है उसके लिए एरिया, बी इंटू स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, एंड 0.4 बट्टा 0.87 एफ वाई, जहाँ पर एफ वाई क्या है, हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। याद रखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी है विड्थ ऑफ बीम, एस बी स्टीरअप के लिए, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीरअप लेग। देखिए एस बी की जो वैल्यू है यहाँ पर, एस बी अगर 2 लेग स्टीरअप आप यूज किए हैं तो 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर, जहाँ डी क्या होगा, स्टीरअप का डायमीटर, मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टीरअप यूज करते हैं कितना, 6 mm का। अब बात करते हैं 2 लेग क्या है, 3 लेग क्या है, 4 लेग क्या है। तो देखिए जहाँ भी अगर इस टाइप का आपने स्टीरअप देखा हो, बहुत लोग स्टीरअप देखे होंगे, घर वगैरह बन रहा होगा, तो अगर इस टाइप का स्टीरअप देख रहे हैं तो इसको कहते हैं 2 लेग स्टीरअप। 2 लेग स्टीरअप का मतलब क्या, एक लेग और एक लेग ये, एक लेग ये आगे एक लेग ये आगे, 2 लेग स्टीरअप हो गया।
थ्री लेग स्टीरअप किसको कहते हैं? अगर इसी में एक और स्टीरअप जोड़ दिया जाए तो एक स्टीरअप ये बन गया था, एक लेग, दो लेग और तीन लेग, तो इसको थ्री लेग स्टीरअप कहेंगे। अगर बात करते हैं फोर लेग स्टीरअप का, फोर लेग स्टीरअप कैसा होता है? तो सपोज हमारे पास कोई एक इस तरह का रिइंफोर्समेंट किया गया है, ठीक है। तो एक स्टीरअप को हमने यहाँ से जोड़ा, एक स्टीरअप को इस तरह से जोड़ा और दूसरा स्टीरअप को हमने इन दोनों को जोड़ दिया, दूसरे स्टीरअप को हमने इस दोनों को जोड़ दिया। तो देखिए ये भी आपका क्या बना, ये भी बन गया क्या? थ्री लेग स्टीरअप। ये भी क्या बन गया? थ्री लेग स्टीरअप बन गया। फोर लेग स्टीरअप किसको कहेंगे? देखिए थ्री लेग कैसे बना? वन लेग, टू लेग एंड थ्री लेग, थ्री लेग स्टीरअप बन गया। फोर लेग स्टीरअप कैसे होगा? फोर लेग स्टीरअप की सपोज आपके पास कॉलम है ये, इस कॉलम में आपने एक स्टीरअप यहाँ से प्रोवाइड किए हुए हैं और दूसरा स्टीरअप आपको इसके डायगोनल में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर लेग स्टीरअप, एक लेग, दो लेग, तीन लेग और चार लेग, ये हो गया फोर लेग स्टीरअप का, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी लेग होगा तो एएसबी की वैल्यू जैसे फोर लेग है तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू में डायमीटर, किसका डायमीटर? तो जो स्टीरअप आप यूज कर रहे हैं, जो रिंग यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब दूसरा केस बात करते हैं। दूसरा केस, अगर टाउ भी ग्रेटर देन, टाउ भी लेस देन टाउ सी हो। हमने बात किया टाउ भी लेस देन टाउ सी बाई 2 था तो हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ भी हमें क्या करना होगा? यहाँ भी सेम केस है, टाउ भी यानी कि तोड़ने वाली ताकत कम है, बचाने वाली ताकत यहाँ भी क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ भी हमें मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट ही प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये केस बनेगा टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी का, जब आपका तोड़ने वाली ताकत ज़्यादा हो जाए, बचाने वाली ताकत कम हो जाए, तो उस केस में हमें शियर इन्फोर्समेंट को डिजाइन करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके बीम के तोड़ने वाली ताकत ज़्यादा हो जाए, बचाने वाली ताकत कम पड़ जाए, तो उस केस में शियर इन्फोर्समेंट डिजाइन करना पड़ता है। कौन सा डिजाइन करते हैं? तो या तो वर्टिकल करेंगे, या तो इंक्लाइंड करेंगे, या तो बेंट अप बार करेंगे। तीनों ही केस में ये तीनों का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है कि VUS आपको कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमने ऊपर में बता चुके हैं। यहाँ से हमें जो कैलकुलेट करना होता है वो होता है SB, वो होता है SB, वो होता है यहाँ से भी SB की वैल्यू, कि हमें यहाँ से स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग को कैलकुलेट करना होता है, कितना स्पेसिंग होगा, ठीक है। यहाँ भी हम लोग जैसे देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन कभी नहीं होता है कि आपको 2 लेग प्रोवाइड करना है, 3 लेग प्रोवाइड करना है, 4 लेग प्रोवाइड करना है। ये आप एज्यूम करके चलते हैं और उसके हेल्प से आप स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एज्यूम किए हैं 4 लेग स्टीरअप या 3 लेग स्टीरअप, देन यू फ्री है, आप फ्री हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स का डाटा है कि कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं स्टीरअप को। तो उसके लिए बार्स होना जरूरी है। अगर आपके पास 4 बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स आपके पास 4 है, तो इसमें कितना स्टीरअप प्रोवाइड कर सकते हैं? 2 लेग। सीधी सी बात है, इस चारों को बांधने के लिए हमें 2 लेग ही स्टीरअप चाहिए। क्या यहाँ 3 लेग प्रोवाइड करेंगे? 3 लेग नहीं प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे 3 लेग को? 3 लेग स्टीरअप यहाँ प्रोवाइड नहीं होगा, ना ही 4 लेग होगा। तो जैसा रिइंफोर्समेंट डिटेल्स होगा उसके अकॉर्डिंग हमको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, वैसा हमारा ASB की वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जब ये केस ऐसा बनता है टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी का हो जाए, तो हमें क्या करना होता है? तब आगे एक और चेक लगाएंगे, क्या टाउ भी ग्रेटर देन है टाउ सी मैक्स से भी, यानी कि मैक्सिमम जो बचाने वाली ताकत है उससे भी ज़्यादा है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो गया फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो गया, टाउ भी टाउ मैक्स से भी ज़्यादा हो जाए, तब इस केस में हमको सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इस सेक्शन पे हम शियर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि बीम पर लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला जो भी लोड है, वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बीम का स्ट्रेंथ है, बीम का मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ है, उससे भी एक्सीड कर गया, टाउ मैक्स से भी ज़्यादा अगर एक्सीड कर गया है, तो इस केस में हमें बीम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इस बीम के लिए हम शियर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं तो हम बीम्स को फेल होने से नहीं बचा सकते हैं। बीम जरूर फेल हो जाएगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इसके लिए जब ये केस बन जाए, टाउ मैक्स कम पड़ जाए, टाउ मैक्स भी कम पड़ जाए, हालांकि ये मैक्सिमम बचाने वाली ताकत है कंक्रीट का, बीम का, तो इससे भी ये भी अगर कम पड़ जाए तो सेक्शन को हमें रिडिजाइन करना पड़ता है। तो 3 केस के बारे में हमने डिस्कस किए। पहला केस जब टाउ भी हमारा लेस देन है टाउ सी बाई 2 से, एंड टाउ भी हमारा लेस देन होगा टाउ सी से, टाउ सी, और उसके बाद टाउ भी ग्रेटर देन आएगा तब, एंड टाउ भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा टाउ सी मैक्स से। तो इन तीनों ही केस में हम लोगों ने स्टीरअप को प्रोवाइड करना सीख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस तीनों में स्पेसिंग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो देखिए स्पेसिंग जो है ये इन चारों का ये मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। कितना मिनिमम होना चाहिए?
तो या तो ये जैसे नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग की वैल्यू है ASB बट्टा B इंटू SB ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू है 0.4 बट्टा 0.87 FY, या फिर 0.75D वर्टिकल के केस में, या फिर D होगा इंक्लाइन के केस में, जहाँ पर D जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। याद रखेंगे D डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स नहीं है, D जो है इफेक्टिव डेप्थ है उसका। अगर वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड किए हैं तो 0.75D, अगर इंक्लाइन प्रोवाइड किए हैं तो D होगा, या फिर 300 mm। तो स्पेसिंग इन तीनों का मिनिमम होता है, जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शेयर में कैलकुलेट जो करना होता है, डिज़ाइन जो करना होता है, आपको डिज़ाइन करना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टीरअप, अगर आपको लेंथ दिया हुआ है बीम का तो कितने नंबर ऑफ स्टीरअप एंड कितने डायमीटर, कितने स्पेसिंग पर प्रोवाइड करना है, दैट्स इट, इतना ही डिज़ाइन करना है। ये डिज़ाइन करने के लिए आपको जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए टाउ वी का, टाउ सी का एंड टाउ सी मैक्स का। अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास है देन यू हैव टू अप्लाई केस। कौन सा केस? तीनों जो केस हमने डिस्कस किया कि टाउ भी लेस देन है टाउ सी से, टाउ भी लेस देन है टाउ सी मैक्स से, या फिर टाउ भी ग्रेटर देन है टाउ सी मैक्स के। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन को रीड करेंगे एंड उसके बाद फर्दर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये थे आज के क्लास में शेयर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके ऊपर, इसके रिलेटेड में प्रॉब्लम्स लेकर के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।